नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद सरकार हरकत में आ गई है। भारत पर यह पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय में दोनों देशों के बीच हुआ सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। इस तनाव से निपटने के लिए कई स्तरों पर पहल की जा रही है। तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय वर्चुअल बैठक बुलाई है और इस बैठक में देश करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसमें मौजूदा हालात के अलावा चीन से कब और कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा होगी। हालांकि कुछ दल सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ सरकार और सेना के साथ खड़े भी हैं। तो भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें करीब करीब सभी पार्टियों को बुलाया गया है, लेकिन कुछ दल ऐसे भी हैं जिनको बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। इसमें इस बैठक में एआईएमआईएम, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पीएम सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं तो सभी दलों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। वहीं बैठक में शामिल न किए गए दलों ने कहा है कि ये ठीक नहीं है और ना ही इसका कोई महत्व है। आप मुझे बताइए, 3 बार के एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको आप देश के महत्वपूर्ण नेताओं में नहीं मानते? भारत चीन सीमा विवाद पर, हमारे जवानों की शहादत पर उनको अपनी कोई राय देने की, अपनी बात रखने का हक नहीं है? यह किस प्रकार का भेदभावपूर्ण रवैया सरकार का है? आप मुझे जरा बताइए कि आज ऐसे विषय पर, ऐसे संकट के मसले पर केंद्र की सरकार को यह दिखना चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेना नहीं चाहते आप। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पार्लियामेंट में भी 5 एमपी हैं। और ये जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है, इसमें सबसे पहले जो है हमारे लोगों ने ऑल पार्टी मीट को लेकर के जो है वो बुलाने की मांग की थी और लगातार हम लोगों को इंतज़ार था कि इसकी सूचना जो है हम लोगों को अधिकारी रूप से जो है हम लोगों को मिलेगी। अब क्या कारण है, किस वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल को इस पार्टी ऑल पार्टी मीट में नहीं बुलाया गया, हम लोग चाहेंगे कि इसकी स्पष्टीकरण दें। एकदम नहीं, हमने तो शुरू दिन से, आपने मेरा भी सुना होगा, हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी जो है भारतीय सेना के साथ, और मुंहतोड़ अगर जवाब देना है तो सरकार के निर्णय के साथ होगी। तो इसमें तो कोई राजनीति नहीं, हम लोग तो पूरी तरीके से जो है खुल करके सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब किन कारणों से नहीं बुलाया गया है राष्ट्रीय जनता दल को, इसका स्पष्टीकरण राजनाथ सिंह जी दें। मेरी पार्टी को कोई न्योता नहीं है और मैं नहीं समझता किस आधार पर निर्णय लिया गया। अगर आप टाइमलाइन चेक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, तो हम सबसे पहले दल थे जिसने गलवान वाली घटना के बाद ऑल पार्टी मीट की मांग की थी। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग को तय किया, वो भी खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद 5 सांसद हैं हमारे, बिहार की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पॉलिटिकल मैप भी बनाया जाएगा ना, तो हमारे प्रेजेंस से छोटे प्रेजेंस वालों को आपने बुलाया, लेकिन और वो भी एक वर्चुअल मीटिंग थी, फिजिकल स्पेस में नहीं थी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि न जाने कौन से क्राइटेरिया पे प्रधानमंत्री जी या उनके सलाहकार लोगों ने ये तय किया है। देश की जब बात होती है ना, तो ये रीजनल और नेशनल की बाइनरी नहीं चलती है। मैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को गिना दूंगा जिनका संकीर्ण सोच है, लेकिन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी संकीर्णता के दायरे से कई दफ़ा बाहर आई हैं, जिसमें से एक हमारे दल का उदाहरण है। मेरे लिए ये चिंता का विषय है कि इस प्रकार से अगर डेमोक्रेसी फंक्शन करेगी तो ये उचित नहीं है, संदेश भी उचित नहीं है। हमारे बिहार के कई जवान मारे गए, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखने थे, बहुत सारी सलाहें थी, कई चीज़ें तो मैं पब्लिक डोमेन में यूँ ही हमने कहा है। मेरा मानना है कि ये उचित संदेश नहीं गया है और फिर भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक सामूहिक चिंतन के माध्यम से देश को संदेश दीजिए। देश थोड़ा परेशान हाल है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं जो उचित नहीं है। तो एक बार आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो बैठक है वो सर्वदलीय बैठक ये शुरू हो चुकी है और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शरद पवार,
जो बातचीत करते हुए, और भी यहाँ पर तमाम मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। इसमें राजनाथ सिंह मौजूद हैं, वित्त मंत्री भी मौजूद हैं, और सभी यहाँ पर दलों से बातचीत करते हुए ये वर्चुअल बैठक है जो सभी दलों की हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद देखना होगा इस बैठक के बाद क्या हल निकलता है, क्योंकि इस तरह के संकट से इस तरह जो जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार को भी सबको साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। और सिर्फ जो इस वक्त संकट चल रहा है वो सिर्फ आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी भी है। अंदर यहाँ पर कोरोना से जूझ रही है सरकार, और बाहरी तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर एक चीन से विवाद, ये दोनों ही बहुत अहम मसले हैं। लेकिन आज इसीलिए सभी दलों को साथ लेकर चलने की बेहद ज़रूरत है, जिसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अभी फिलहाल 2 मिनट का मौन रखा गया है। तस्वीर आपके सामने। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी यहाँ पर जो दल के नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि कुछ यहाँ पर चाहे वो आरजेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी या कहें AIMIM को न्योता नहीं है, लेकिन बाकी सारे दल इस वक्त मौजूद हैं और अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि अहम यही हो जाता है कि चीन से जो निपटना है उसके लिए सभी की सहमति बेहद ज़रूरी है। और इतिहास भी यही रहा है कि जब जब विपक्ष साथ रहा है तो इस देश पर कोई भी संकट नहीं आया है। और बिना अगर विपक्ष को साथ लिए सरकार अगर बिना विश्वास के साथ लिए अगर कोई कदम उठाती है तो ऐसे में सरकार को भी और देश को भी खतरा हो सकता है। इसलिए विपक्षी एकजुटता बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। वहीं आरजेडी को बैठक में ना बुलाने से नाराज नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन रखकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपना विरोध भी दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि ऐसे में देश के एकजुट होने का क्या फायदा जब राष्ट्र की सुरक्षा पर सभी से राय नहीं ली जाती। हम सब इतना कहने आए थे यहाँ प्रतिमा पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से कि देश के एकजुट होने का वक्त है, हम सब साथ हैं। लेकिन हमें ये इस बात से बहुत कष्ट हुआ है, बिहार को कष्ट हुआ है कि हम 5 सदस्य होने के बावजूद बुलाए नहीं गए। हमारी भी कुछ शंकाएं थी, कुछ सलाह थी, कुछ सुझाव थे और हमें वो मौका नहीं लगा। हम सिर्फ मात्र गांधी जी की प्रतिमा पर यहाँ खड़े होकर के कहने आए थे कि जब राष्ट्र की सुरक्षा जैसे गंभीर प्रश्न है तो उसमें हृदय विशाल करके तमाम चीज़ों को दरकिनार करके सबके सुझाव सलाह को सुनना चाहिए था। बिहार रेजिमेंट का मामला था, हमने 5 जवान खोए हैं अपने अलग अलग। और चलिए इसी पर जरा चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ममता काले, नेता बीजेपी की हैं। बहुत स्वागत है ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुरेंद्र जी, क्या ये सही वक्त नहीं, अभी बैठक तो शुरू हो चुकी है, कांग्रेस को भले ही इसमें न्योता दिया गया है, लेकिन जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा, क्या लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त संकट हर तरफ से घिरा हुआ है सरकार के लिए, इस देश के लिए भी, एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ चीन का ये विवाद, और ऐसे में हमें आंतरिक बाहरी सभी तरीके की चीजों को लेकर जो बिखराव फैला है, इसमें विपक्ष की एकजुटता बहुत मायने रखती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए दीपाली, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आज आवश्यकता देश की एक आवाज की है। किसी दल के कितने एमपी हैं या कितने नहीं हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। पूरा देश एक स्वर में चीन के खिलाफ बोलेगा और सच्चाई यह है कि सभी लोगों को बुलाया जाना चाहिए। इस बात से मैं आपकी पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं और पूरी ये सरकार की कहीं ना कहीं रणनीतिकारों में चूक है और इन रणनीतिकारों को अपनी बात पर कहीं ना कहीं एक गौर करना चाहिए। अब चूंकि बैठक शुरू हो चुकी है तो हम ये नहीं कह सकते कि अब ऐसा करें या वैसा करें, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के रणनीतिकारों की चूक है और प्रधानमंत्री जी को इस पर स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को जरूर चाहिए कि उन सब दलों की भी, जो जिन दलों की चाहे नुमाइंदगी संसद में या विधानसभा में कम है या ज्यादा है, इससे मतलब नहीं होता है। राजनीतिक नेतृत्व तो अगर आप जीता हुआ एमपी 3 लाख वोट पाया हुआ है तो हारा हुआ एमपी 2,99,000 वोट पाया है।
तो सच बात यह है कि पूरा देश एक आवाज में चीन के खिलाफ बोलेगा और इस आवाज को पूरी दुनिया में सुनाई देनी चाहिए और दुश्मन को तो जो जरूर सुनाई देना चाहिए। और अगर आज भी ये बातें होती है कि साहब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद है। बिल्कुल ममता जी, जिस दिन ये पहले तो बहुत सवाल ये भी उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन नहीं बोला, दूसरे दिन उन्होंने ट्वीट किया और अपनी संवेदना बताई, और उसके बाद जब ये खबर आई कि 19 जून को सर्वदलीय बैठक होने वाली है तो बहुत अच्छा ये मैसेज गया कि चलिए अब सर्वदलीय बैठक है और इसमें एक सभी का साथ मिलकर और एक अच्छी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब आप जब आम आदमी पार्टी या फिर आरजेडी या फिर एआईएमएम को न्योता नहीं दिया जाता तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्यों इन्हें अलग किया गया। विपक्ष की जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक तो सरकार भी देश को भी नहीं दिखा पाएगी कि हमारे देश में जब एकता नहीं है ढंग से तो हम बाहरी लोगों से कैसे लड़ेंगे। जहां तक सर्वदलीय बैठक का प्रश्न है तो सर्वदलीय बैठक में उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो नेशनल पार्टीज होती हैं, और वो नेशनल पार्टी कौन है कौन नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार तय नहीं करती है। ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है और उसके हिसाब से जितने भी लोग उस बैठक में आने के लिए एंटाइटल्ड थे वो सारे लोग आ गए हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं जो आरजेडी के अभी कोई भाई साहब का बाइट सुना रहे थे नेताजी का, उनसे मैं ये निवेदन करना चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर उनको वाकई इतनी वेदना है जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, शहादत उन्होंने हासिल कर ली है, तो फिर आप प्लीज अभी अगर आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आप पब्लिक डोमेन में नहीं बता सकते लेकिन आप पीएम को और रक्षा मंत्री को बताना चाहते थे, तो मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं इन सब चीजों को अलग रख के फोन उठा करके स्वयं बात कर लेती कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, प्लीज आप इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कीजिए, इन पर बात कीजिए अगर आप सच में देश के लिए, देश के हित के लिए और उन वीर शहीदों के लिए चिंतित हैं। तीसरी बात देखिए, जहां तक अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि पीएम को स्पष्टीकरण देना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज के लिए आप पीएम से स्पष्टीकरण मांगने पर उतर आते हैं, चाहे वो इस बात की बात इतने दिनों से चल रही हो दीपाली कि हमारे लोग वहां पर हथियार विहीन क्यों थे। इसके कारण हालांकि इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, ना तो अग्रीमेंट साइन किए होते कांग्रेस पार्टी ने 1996 से 2013 तक, और ना हमारी बेचारी जो हमारी असल में बहुत पावरफुल हमारी आर्मी है वो वहां पर बिना हथियार नहीं चलाती, ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो एक चीज आपने बोली कि प्रधानमंत्री जी ने कल ट्वीट किया और वो कुछ समय के लिए चुप रहे, तो मैं ये सबसे निवेदन करना चाहती हूँ और ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी कोई इस तरह की कूटनीतिक या सामरिक बातें होती हैं तो उनमें इमीडिएट रिएक्शन कभी नहीं होता है। आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से क्या एक्शन ले रहे हैं और उसके बाद आप देश को संबोधित करते हैं। चलिए सुरेंद्र जी से पूछिए। सुरेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सरकार, अभी बैठक तो हो रही है चलिए, लेकिन फिर भी एक विश्वास वाली बात जो है, आप लोगों के जिस तरीके से बयान लगातार आए इस मामले के बाद, क्या ऐसा है कि विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, बाकी विपक्ष को और सरकार एक तरफा सारे स्टैंड अभी तक लेती आई है? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं चूंकि टीवी नहीं देख पा रहा हूं तो मैं आदरणीय ममता जी को शायद नहीं देख पाया हूं, तो मेरे को ये नहीं मालूम वो भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हैं या नहीं हैं। और सच बात ये है कि उनका जो वर्जन है यहाँ पर अगर इस तरीके से बात की जाएगी तो सर्वदलीय बैठक में आप क्या बात करेंगे वो सोचा जा सकता है। पहले 45 दिनों से स्टैंड ऑफ चल रहा है, विपक्ष लगातार कह रहा है 30 अप्रैल से कि हमारी भूमि पर, हमारी गैर विवादित भूमि पर चीन ने कब्जा किया है, सरकार इसका स्पष्टीकरण दे। अगर प्रधानमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते, सरकार स्पष्टीकरण दे। और लगातार सरकार डिनायल मोड में थी, सरकार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया जब तक हमारे 20 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त नहीं हुए और जब तक हमारे 20 जवानों की ब्रूटल हत्या चाइनीज हत्यारों ने नहीं की, तब तक सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी देश की सीमा के अंदर चीन ने अपना टेंट गाड़ लिए हैं, हैवी आर्टिलरी ले आई है। और कल से पहले तक
सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारे 10 जवान उनके कब्जे में हैं जब तक कल शाम को छोड़े नहीं गए, और उससे पहले सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी। जिस तरीके की एक बचकानी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल का अमित मालवीय जो इन लोगों को दे देता है, वही ये सब लोग बोलने लगते हैं कि एग्रीमेंट सरकार टू सरकार का होता है, पार्टी टू पार्टी का नहीं होता है। सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था वो पीस टाइम के लिए किया था, और जिस वक्त पीस टाइम की बात होती है उस वक्त हम डिसआर्म रहते हैं। जिस वक्त कोई आदमी हमारे घर के ऊपर कब्जा किए होता है उस वक्त युद्ध जैसी स्थिति होती है। इन्हें जनरल बीपी मलिक को सुनना चाहिए, इन्हें जनरल गुल पनांग क्या नाम एचएस पनांग को सुनना चाहिए, इन्हें अपने जितने भी फौज के जनरल्स हैं सबको सुनना चाहिए। और अगर सरकार से ये प्रश्न इसका जवाब भी ले लेते हैं ममता जी। नहीं दीपाली पहले हमारी पूरी बात सुनिए। ठीक है, बोलिए। ये गलत बात है। आप हम जी यहां पर बात पूरी, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं, ये दुनिया को आवाज देने का विषय है। और यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, अगर डिसआर्म्ड हमारे सैनिक युद्ध जैसी स्थिति में, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी भी सरकार ने नहीं किया था, ना भाजपा की सरकार ने किया था, ना कांग्रेस की सरकार ने किया था, कि युद्ध के समय में हमारी भूमि पर कब्जे के समय में हमारी गैर विवादित भूमि पर अगर हम जाएंगे पेट्रोलिंग के लिए तब डिसआर्म होकर के जाएंगे। लेकिन अगर हमारे घर के अंदर किसी ने कब्जा किया होगा तो हम हर पूरी ताकत से उसके कब्जे को हटाएंगे। और आपको मालूम है कि किसी बटालियन के सीओ के मारे जाने का मतलब क्या होता है, कि मेरे घर में आकर के मेरे पिता की हत्या कर देना, और उसके बाद भी क्या हमारे पास हथियार होंगे तो हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ये प्रश्न सरकार से पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों का सरकार को डिनायल मोड में नहीं आना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर कमजोरी है तो कमजोरी स्वीकार करे, और नहीं तो ये बताए कि चीन से हम अपनी भूमि कितने वक्त में खाली कराएंगे और उसके मीन्स क्या क्या है। यहां पर बेवजह की बातें करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं एक समस्या के समाधान के लिए, आरोप प्रत्यारोपों के लिए। अगर इनको जाना है तो अमित मालवीय के पास प्रत्यारोप तो चल भी नहीं रहा सुरेंद्र जी। हम तो ये हमारा ये कार्यक्रम ही नहीं है, ये मुद्दा इसलिए इसका ये है कि इस पर हम डिस्कशन करें और एक हल निकालने की कोशिश करें, बस यही मुद्दा है। जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी बैठी हुई हैं, इन्होंने आरोप प्रत्यारोप शुरुआत किया, जिसका जो मुझे खराब लगा। जी ठीक है ममता जी, अब यही बात है ना, क्यों बात ये भी उठ रही है कि हम इंदिरा गांधी के काल को देख लें या फिर हम अटल जी को देख लें, हमेशा वो विपक्ष को लेकर चलते थे। अगर कोई सुझाव, जिस तरीके से सोनिया गांधी अभी सुझाव देती हैं, वह उस वक्त भी वो दिया करती थी, उस सुझाव को भी वो इम्प्लीमेंट करते थे और उसको मानते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इतना ज्यादा बिखराव हो गया है, कम से कम हमें ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्र के मुद्दे पर भी विपक्ष को कम से कम साथ लेके चलेंगे। तो जब हम कारगिल युद्ध जीत गए, विपक्ष को जब एक साथ खड़ा हो गया था, तो फिर बाकी लड़ाई भी ऐसे ही जीती जा सकती है। लेकिन अभी यहां पर कहीं ना कहीं बिखराव नजर आता है। दीपाली देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे फैक्ट्स कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके सामने डालने हैं। इन्होंने बड़े बड़े जनरल्स, आर्मी जनरल्स का नाम लिया है, तो इनको कुछ चीजें मैं बताती हूँ। जहां तक विपक्ष का साथ में रहने का प्रश्न है, देखिए भाजपा बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही है और विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष किया है। जब इंदिरा जी के समय पर लड़ाई की थी तो अटल जी ने उनको दुर्गा बुलाया था, और आज क्या हो रहा है विपक्ष के नाम पे हम सब जानते हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स आप सब लोगों के सामने लेकर के आती हूँ। सबसे पहले देखिए 1993 में जब हमारी एलईसी को लेकर के एक अग्रीमेंट उनके साथ होने जा रहा था, जो अग्रीमेंट बाय द वे चाइना के कहने पर यहाँ पर बनाया गया था, और उसको जो है आर्मी में वेट करने के लिए यानी चेक कराने के लिए भेजा था। उस समय अब जो रिटायर हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिकाटकर, वो हेड कर रहे थे उस कमेटी को। और जब उनके पास वो गया था दीपाली, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि बोथ द पार्टीज विल रेस्पेक्ट द एलएसी। लेकिन जब लेफ्टिनेंट जनरल शिकाटकर ने उसको पढ़ा तो उन्होंने बोला कि इसमें एक शब्द जोड़ने की आवश्यकता है कि बोथ द पार्टीज विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग एलएसी। अगर वो एक शब्द उसमें जोड़ दिया जाता तो आज जिस तरीके का ये नासूर एलएसी हमारे लिए बना है, चाइना बना है, बना ही नहीं होता। मायने और मतलब बदल जाते। किंतु उनको ये बोलते हैं ना कि जनरल्स की बात सुनो, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बुला करके उनको रिडिक्यूल किया गया। उनको बोला गया क्या तुम हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हो, जाके डिक्शनरी चेक करो, किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये शब्द इसमें नहीं आएगा चाहे तुम कुछ भी कर लो। और क्यों वो शब्द हटाया जा गया, इन लोगों ने क्यों हटाया? क्योंकि वो
वो शब्द जो है चाइना को मान्य नहीं था। अगर इस एग्जिस्टिंग उसमें लिख देते तो आज स्थिति कुछ और होती। तो ये पहली सच्चाई है। दूसरी सच्चाई बता देना चाहती हूँ, जो ये अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, 1996 में बिल्कुल अग्रीमेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जिसमें यह लिखा गया था कि LAC के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक दोनों पक्षों की सेनाएं किसी भी प्रकार के हथियार या गोली या बम या किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगी। 2005 में जब राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी माता जी भी थी, उस वक्त उसको रिन्यू किया गया कि 1996 में जो हमने अग्रीमेंट किया था चाइना के साथ, उसको हम लेकर के चलेंगे। और उसके बाद 2013 में उस अग्रीमेंट को फिर से रिन्यू किया गया, जिसमें फिर से लिखा गया कि हम जो है LAC पर कोई भी किसी भी प्रकार का हथियार नहीं लेंगे। ये आज प्रश्न पूछ रहे हैं आज के प्रधानमंत्री और आज की सेना से, ये कह रहे हैं कि वहां पर फौज निहत्ती कैसी थी। अरे फौज का गहना होता है उनका हथियार, और तुम लोगों ने उनसे उनका गहना छीना है, उनको निहत्ता छोड़ा है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि देशों के बीच में अग्रीमेंट होता है, पार्टी टू पार्टी नहीं होता। बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने, और धन्यवाद बोलने के लिए। लेकिन एक सच्चाई याद दिलाती हूँ मिस्टर राहुल गांधी की आपको। 2008 में दीपाली, मिस्टर राहुल गांधी ने शी जिनपिंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की, उसके साथ एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो साइन किया था जिसमें लिखा था कि हम दोनों देशों के बीच की बात और इंटरनेशनल जो इश्यूज होंगे हम उनको आपस में सुधारेंगे। किसके कहने पर तुमने हिंदुस्तान के भविष्य को शी जिनपिंग की पार्टी के साथ MOU में बांध दिया? किसने तुमको यह हक दिया था? क्या आपकी सारी चीजें ठीक है, आपकी बात सही होगी। जो भी ये जो सारी सच्चाइयां हैं, नहीं एक मिनट दीपाली, ये जो सच्चाइयां है ना, ये सोचते हैं कि इतिहास किसी ने पढ़ा नहीं है। अरे इनका इतिहास इतना काला और इतना गलत है कि इनकी जो गलतियां वो आज हम भुगत रहे हैं। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, आज अगर LAC हमारे सामने नासूर बना हुआ है दीपाली, वो चाचा नेहरू के कारण। लेकिन ममता जी नहीं, मैं अब वहां तक नहीं पहुंचूंगी। ममता जी एक मिनट मैं वहां तक इसलिए नहीं पहुंच रही हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे भी मौजूदा बात करें तो जिस तरीके से रिश्ते चल रहे थे, 18 बार अगर प्रधानमंत्री जाते हैं मुलाकात करने तो सबको लगता है चीजें ठीक है, सिर्फ व्यापारिक नहीं बाकी भी। तो उसके बावजूद अगर स्थिति ये हो रही है और बार बार ये जब कहा जा रहा है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि बातचीत बहुत अच्छे दौर में चल रही है, अचानक से ऐसी चीजें आ जाती है, 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो फिर सवाल इसलिए उठ जाते हैं। ममता जी अब आखिरी सवाल जल्दी से मैं बहुत ले लेती हूँ, सुरेंद्र जी आपका क्या कहना है? ममता जी, मैंने कहा ना, अमित मालवीय से ट्यूशन लेकर के आई हैं, तो क्या कह सकते हैं? सच ये है कि देखिए प्लीज इस तरीके की बातें आप मत कीजिए। क्या आप राहुल गांधी से ट्यूशन लेके आते हैं? दो बातें बहुत। अब मैं ममता जी आपके बीच में नहीं बोला, और अब इस तरीके की बदतमीजी मत कीजिए। पहली चीज तो आप तुम करके बात कर रही थी, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस अधिकार से आई हैं यहाँ पर। ये अरे आप तो वो लोग हैं जिनको बोल दो। अरे मंद बुद्धि तुम्हारा फेंकू है, तुम्हारा तड़ी पार है, बदतमीज। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है दीपाली आपके चैनल में? देखिए एक मिनट सुरेंद्र जी, आपने शुरुआत ट्यूशन किससे करी थी? सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र जी एक मिनट, आप गुस्सा मत करिए क्योंकि आपने शुरुआत करी ट्यूशन का बोलकर। ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बदतमीज लोग, किस किस लोगों को आप लोग चैनल में बुला लेते हैं? किस तरीके के? एक मिनट सुरेंद्र जी, ये कोई बात, लोगों को चैनल में बुला लेते हैं, बदतमीजी आपका नेता है। चलिए यहाँ मैं वाइंड अप करूंगी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया ममता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल अभी सर्वदलीय बैठक चल रही है और सर्वदलीय बैठक में देखते हैं कि क्या हल निकलता है, क्या यहाँ पर रायशुमारी होती है, क्योंकि एक बार विपक्ष को साथ लेने की कोशिश है और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, इसलिए हम इसको फिलहाल बंद करें। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।